बच्चों हम क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे थे। बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड दो अलग अलग टाइप से हो सकता है। एक है होमोलिटिक और दूसरा है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब हुआ, लिटिक या लिसिस का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग। और होमोलिटिक का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई x और y या फिर y और y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, होमोलिटिक की बात कर रहे हैं बच्चों, यहां देखो, तो ये बॉन्ड का क्लीवेज बीच में से ऐसे होता है। इसका मतलब ये होगा कि x और y किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। x अलग हो गया और y अलग हो गया। हमने ये वो वाला इलेक्ट्रॉन लिख दिया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसी तरीके से y और y का क्लीवेज दिखा दीजिए। y और y का क्लीवेज होगा तो भी आपको ऐसे ही दिखाना है, होमोलिटिक क्लीवेज y और y। अब जो प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। जो प्रोडक्ट बन गए उनको फ्री रेडिकल्स। अब अगर यही क्लीवेज हम C और H में या C और C में शो करें तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का। होमोलिटिक क्लीवेज, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये हाइड्रोजन का। सेम कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन और कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन, इन सभी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक क्लीवेज के लिए कुछ कंडीशंस कभी कभी मेंशन कर दी जाती है। यह कंडीशन देखकर हम बता सकते हैं, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है तो होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। सनलाइट तो भी होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। और बच्चों फ्री रेडिकल अगर पहले से प्रेजेंट हो तो भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब जैसे हमने लिखा नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट वो जिसके अंदर पोलैरिटी हो, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको पोलर कहेंगे। वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और नॉन पोलर जैसे बेंजीन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, C6H6। एसीटोन, एसीटोन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर ये सॉल्वेंट है आपके पास नॉन पोलर, H का मतलब सनलाइट या फ्री रेडिकल पहले से प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो हम कौन सा क्लीवेज दिखाएंगे? होमोलिटिक। और होमोलिटिक से डेवलप क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स। क्लियर है इतना पॉइंट? तो फर्स्ट ये नोट करिए, उसके बाद हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे। आप ये ले लो। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? इनको असाइनमेंट चला गया सर? भेज दो, स्कैन करके भेज देते हैं, टाइपिंग करते हैं। स्कैन करो, आंसर स्कैन करो, भेज दो। बस ऊपर से वो निकाल देना, ऊपर से नहीं, स्कैनर कर देना। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने?
ये चाय बनाई थी, ये कौन है? सिस्टर। अच्छा, सबकी सिस्टर है। दूर की है हाँ बच्चों, रब कर दे अब तो। नाउ वी डिस्कस द बच्चों हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन इक्वल, अनइक्वल जिसको कह सकते हैं, और लिटिक का मतलब फिर से वही क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर हमें फिर से किसी दो एटम के बीच में जो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। जब हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो क्लीवेज बच्चों कोई एक एलिमेंट, जैसे x ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो y ने x का इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज व्हाट द हेट्रोलिटिक। x अगर लूज करेगा तो x पर चार्ज बनेगा पॉजिटिव और y पर चार्ज बनेगा नेगेटिव। तो एक कैटायन बन गया और एक एनायन बना। ये इस केस में भी हो सकता है, कोई भी एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो y पर चार्ज हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव और दूसरे y पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। और इस तरीके से आयंस डेवलप होते हैं। आयंस में कैटायन भी और एनायन भी। अगर यही क्लीवेज हम कार्बन, हाँ जी बेटा, अच्छा देखो बेटा, अगर हमारे पास ना पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, तो इसके अंदर अगर हम ब्रोमीन को मिला दें, ब्रोमीन विद द ब्रोमीन, तो ये है नॉन पोलर एज सच। क्या कह रहा है? Br2 कोवलेंट बॉन्ड है ब्रोमीन के बीच में तो, और ये वाटर है सॉल्वेंट पोलर। तो ये पोलर इसको इंड्यूस्ड पोलर में बदलता है। इंड्यूस्ड पोलर किस तरीके से, ऑक्सीजन के ये हो गए लोन पेयर और ये ब्रोमीन के लोन पेयर हैं। ध्यान से देख लो, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस ब्रोमीन के लोन पेयर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट के रिपेल करेंगे, जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाते हैं और इधर जाने की वजह से ब्रोमीन पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे ब्रोमीन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, जिसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड पोलर। इसकी प्रेजेंस थी तो ये ऐसा बना, और अगर वाटर नहीं होगा तो ब्रोमीन पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप नहीं होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हेयर। जैसा हमने होमोलिटिक में बताया था कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो इसी तरीके से हेट्रोलिटिक के लिए पोलर कैसा सॉल्वेंट कैसा चाहिए आपको, पोलर। थोड़ा समझ आया कि ये कैसे टूट जाएगा y और y प्लस और माइनस में। सॉल्वेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इट। वही बता रहा हूं, इस लोन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इधर भाग जाते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर चार्ज क्या बचेगा और इस पर, तो यहां चार्ज और यहां पर, और इसको हम क्या कंडीशन कहेंगे, इंड्यूस्ड पोलर। अगर वाटर नहीं होगा, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ नहीं, जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेकेज या क्लीवेज अब ऐसे होगा, क्योंकि एक के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ब्रोमीन की तरफ। इसी को देखो, अगर आप HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
जिन लोगों ने एल्कीन पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना एल्कीन कुछ बच्चों ने? एल्कीन देखो HBr कैसा है बच्चों, बताओगे? पोलर है कि नॉन पोलर? HBr ये तो बता दो, पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर? पोलर क्यों नहीं? H और Br में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन। तो चार्ज पार्शियल नेगेटिव ना लिखूं? थोड़ा सा ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो आयनिक हो जाएगा। और H कैसा हो गया? तो कैसा बन गया? पोलर नॉन पोलर? पोलर। अब इस HBr को अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दूं, सॉल्वेंट कैसा है? तो ये सॉल्वेंट इसको साइड से नहीं बीच में से तोड़ता है। H फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, ऑल्दो ये पोलर है। लेकिन इसी HBr को अगर मैं वाटर के अंदर ऐड कर दूं तो H प्लस और Br नेगेटिव टूटेगा। दैट्स व्हाट द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? सेम अगर मेरे पास ब्रोमीन और ब्रोमीन है, मैं सनलाइट को लेकर आ जाऊं यहां, तो ब्रोमीन ब्रोमीन कैसे टूटेगा? सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल। ठीक है? और अगर सॉल्वेंट मैंने पोलर रख दिया तो कैसा टूटेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यही हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज है तो Y और Y के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही सेम है, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट इसको प्लस और माइनस की फॉर्म में क्लीव कर सकता है। लेकिन वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट पोलर की जगह नॉन पोलर या सनलाइट हो गई तो यही ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो आयनिक नहीं, किस फॉर्म में आएगा? फ्री रेडिकल। तो दिस इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट। अभी आया समझ में? तो यहां पर अगर हम C और C और C और H को लें और इस बार हमारे पास क्लीवेज हेट्रोलिटिक है, तो ये क्लीवेज हो सकता है जिसकी वजह से जिसको इलेक्ट्रॉन मिले वो नेगेटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव चार्ज। ये C और H, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए नेगेटिव चार्ज और लूज किए पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का ही यूज है, तो कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज को हम कार्बन आयन कहते हैं। कार्बन आयन। और कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। और अभी इससे पहले हम पढ़ चुके कार्बन विद द नो चार्ज, इट इज फ्री रेडिकल। ये दो जो डेवलप होंगे हेट्रोलिटिक से डेवलप होंगे और ये डेवलप होगा होमोलिटिक। कुछ आया बच्चों समझ में? अब तो नोट कर लीजिए फिर। कंडीशन लिख देते हैं या हेट्रोलिटिक के लिए, पोलर सॉल्वेंट या फिर हीट और प्रेजेंस ऑफ आयन, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए जरूरी है। या अगर ये होगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकती है। क्या कह रहे हो?
हीट को पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया। हीट से कैसे, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली हीट किसी भी स्पीशीज को प्रोवाइड करते हैं हम बॉन्ड को क्लीव करने के लिए, तो हीट इतनी हमें मिल जाती है अगर बॉन्ड तोड़ना है कि वो या तो आयनाइज हो जाए और दूसरे स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट चाहिए। जैसे अगर मान लो हमारे पास C और C का बॉन्ड है और हम इसको क्लीव करना चाहते हैं, अगर हम यहां पर हीट करेंगे तो हीट प्रोवाइड द एनर्जी टू वन ऑफ द एटम, जिससे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। सनलाइट बेसिकली फोटोन प्रोवाइड करता है, दैट इज द रेडिएशन। ठीक है, नोटेड। तो एक बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है, होमोलिटिक क्लीवेज लीड्स द फ्री रेडिकल, हेट्रोलिटिक क्लीवेज लीड्स द कार्बन आयन एंड द कार्बोकैटायन, मतलब आयन जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो रब कर दे। ये बच्चों पहला पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स के टाइप क्या है? इंटरमीडिएट हमारे पास होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बाद बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट, और इंटरमीडिएट है क्या? अगर हम रिएक्टेंट लें और उससे प्रोडक्ट बना दें, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए जिस भी अलग अलग रिएजेंट को हम यूज करें या जिस पाथ से जाए, उसको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब ये वो स्पीशीज है जो ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट्स। लेकिन इनके थ्रू हम रिएक्टेंट को किसमें बदल देते हैं? प्रोडक्ट में। अगर इंटरमीडिएट कुछ स्टेबल है तो आइसोलेट किया जा सकता है, बट दे आर नॉट सो स्टेबल लाइक एज प्रोडक्ट, इसीलिए इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट ऐसे है कि जिसको हम देख नहीं सकते या उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट कुछ कंडीशन में स्टेबल होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इतने नहीं जितने प्रोडक्ट हैं, तो हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मतलब अगर वो स्टेबल है तो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो फाइनली कुछ देर के बाद ही सही किसमें बदल जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन इंटरमीडिएट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, ये सारा का सारा इंटरमीडिएट पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट यहां कम इंपॉर्टेंट नहीं, रादर प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां इंटरमीडिएट होंगे।
Once you understand the intermediate, you can depict the product. अगर आप इंटरमीडिएट को समझ सकते हैं तो प्रोडक्ट को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चंस भी खूब आते हैं और रिएक्शन समझने के लिए इनका रोल भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज से डेवलप होने वाले इंटरमीडिएट की। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री रेडिकल। देखो बच्चों, फ्री रेडिकल्स अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस टाइप की स्पीशीज है। देख लो यहां पर पहले कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, बोलो 4 में से कितने बॉन्डिंग में है यहां पर, और एक अनबॉन्डेड है। अनबॉन्डेड है मतलब ना तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना किसी का गेन किया, इसीलिए ना तो चार्ज नेगेटिव लिखेंगे और ना ही चार्ज पॉजिटिव होगा। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये किसी के साथ बॉन्डेड हो गया, मान लो हाइड्रोजन के साथ ही हो गया, तो काउंट कर सकते हो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। परफेक्ट, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिख दे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये हो गया बेटा कार्बन, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, यहां एक H, यहां एक H और यहां एक H, और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है अनबॉन्डेड। ठीक है, ये शेप बन गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि टाइप्स कैसे कैसे हैं हमारे पास। अब टाइप्स में सबसे पहला तो एक हमने यहां लिख दिया CH3 फ्री रेडिकल, इसको मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। लेकिन ये फ्री रेडिकल एक और कार्बन से अटैच हो सकता है, मतलब आपने 3 में से एक हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगा दिया। दिस वन इज प्राइमरी और 1 डिग्री। एक और हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं यहां से, ये बन गया 2 डिग्री और सेकेंडरी। यू कैन रिप्लेस वन मोर, CH3, CH3 and CH3. This becomes 3 डिग्री और टर्शरी। जैसा कार्बन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन, पता है ना आपको? नो, मैंने बताया भाई। अच्छा, तो देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, एक और कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। ये कार्बन फ्री रेडिकल है, 2 और कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री या सेकेंडरी। दिस इज द फ्री रेडिकल विच इज फर्दर अटैच विद द 3 मोर कार्बन, देयरफॉर इट इज 3 डिग्री और टर्शरी। सिमिलरली बेंजीन के साथ लगा हुआ ये है तो प्राइमरी, क्योंकि एक और कार्बन से अटैच है, प्राइमरी या 1 डिग्री, लेकिन इसको हम कहते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया एलाइल फ्री रेडिकल। वन मोर आई एम राइटिंग हियर, दिस इज विनाइल फ्री रेडिकल। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो इन्हीं सब कैटेगरीज में से आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने सपोज करें ऐसे लिख दिया यहां पर, तो बताओगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से क्या होना चाहिए? सेकेंडरी। ठीक है,
तो इन्हीं में से मिलेगा आपको प्राइमरी, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइल, बेंजाइल और विनाइल। इन्हीं के कुछ डेरिवेटिव हो सकते हैं। जैसे एक और हम यहां पर लिख दें, सपोज ये कैसा है, ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये एलाइल भी है और टर्शरी भी है। देखो CH, ये C और फिर ये वाला कार्बन, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड C फिर कार्बन, तो C फिर डबल बॉन्ड C एंड देन कार्बन। तो इतने पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये एलाइल बन गया। यस सर। तो इसी का डेरिवेटिव है। और अगर लिटरली देखोगे तो ये 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो टर्शरी भी हो गया। समझ आया नहीं? हाँ, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल या एलाइलिक कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, और बोथ फ्री रेडिकल से तो इनके कोई IUPAC नेम तो होते नहीं है। नोट कर लिए बच्चों आप लोगों ने? ओके, नोट कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? बता दीजिए। रब कर दे बच्चों इसको। हाँ, नो, यस, ओके ओके, इतना तो नोट कर लिया था। हाँ बच्चों, अब तो रब कर दे। अब सेकेंड टाइप आएगा बच्चों, कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन में जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से डेवलप होंगे, कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर चारों बॉन्डिंग में और हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ और अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब स्पीशीज जो बनेगी दैट विल बी द कार्बोकैटायन, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। और आफ्टर बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, तो स्पीशीज लुईस एसिड या लुईस बेस,
हाँ डेफिशिएंट तो है। लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हमने इतने सारे फ्री रेडिकल बनाए थे वैसे ही कार्बोकैटायन भी होंगे, बस फर्क इतना है कि फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑल्दो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन का ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेनर स्पीशीज, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और एक ये लोब, लेकिन इस बार इस लोब में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इस टाइप से स्पीशीज होगी ट्रायंगुलर प्लेनर कार्बोकैटायन। अब अगर हमने ये लिखा, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस वन इज इथाइल कार्बोकैटायन, और द 1 डिग्री या प्राइमरी, सेम इसको हम 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री या सेकेंडरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल ही लगाए तभी वो 2 डिग्री या 3 डिग्री ही बनेगा। अब भी ये 3 डिग्री है, ये कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, 3 डिग्री और टर्शरी। नेक्स्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्या कहें इसको? कौन सा कार्बोकैटायन है? एलाइल। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये क्या हो गया? विनाइल। ये 1 डिग्री भी है, ठीक है, विनाइल विद एलाइल विद 1 डिग्री। This one is benzyl, बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो टाइप वही है, बस चार्ज फर्क हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। जैसे ये हम लिख दें यहां पर, तो ये जो फ्री रेडिकल अभी हमने लिखा है, किस टाइप का फ्री रेडिकल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? दिस वन इज सेकेंडरी, 2 डिग्री। और ये देखो ऐसा भी हो, फ्री रेडिकल सॉरी, कार्बोकैटायन, ऐसा भी हो सकता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, तो इसको और क्या कहेंगे हम? एलाइल भी कह सकते हैं। एक बेंजीन रिंग की जगह 2 बेंजीन रिंग भी पॉसिबल है। ऐसे भी बना सकते हैं। लिख लिया बच्चों इतना? ओके ओके, नोट कर लीजिए।
बच्चों आप कर दें अब। थर्ड वन, कार्बन आयन। थर्ड वन इज द कार्बन आयन। देखो कार्बन आयन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज से आएगा। नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब ये किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के बाद, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कार्बन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी एक एटम, कार्बन ही मान लें, उससे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है। और अगर ये क्लीवेज हो जाए ऐसे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन कर लिया और अब ये स्पीशीज कुछ इस टाइप से बन गई। ठीक है, ये सब तो किसी ना किसी एटम, हाइड्रोजन या किसी और से बॉन्डेड है, ये नहीं है बॉन्डेड। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड और ये नेगेटिव चार्ज। जरा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है इस कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, नॉट नेसेसरी हाइड्रोजन हो, कोई भी एटम हो सकता है, और एक लोब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लाइक एज अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर बनाते हैं। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल, ये भी उसी टाइप से। नाइट्रोजन कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और एक ये 4। 5th इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे एटम से लिया, इसीलिए इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है। और ये भी प्रीवियस केसेस की तरह मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन, जिसको हम प्राइमरी भी कहेंगे, टू डिग्री कार्बन आयन, थ्री डिग्री कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, विनाइल कार्बन आयन, एलाइल कार्बन आयन, इसी टाइप मिल जाएंगे। तो बेसिक टाइप सबका सेम है, मे बी चार्ज पॉजिटिव, मे बी चार्ज नेगेटिव, मे बी फ्री रेडिकल। क्या कह रहे हो? डिफरेंट है चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे फर्क पड़ेगा कि इनका नेचर, इनकी स्टेबिलिटी, मिलने वाले प्रोडक्ट का टाइप। बच्चों ये 3 ही इंटरमीडिएट है जो अभी हम पढ़ लेते हैं, बाकी इंटरमीडिएट
बाद में डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया आप सबने? चलिए थर्ड टाइप अब हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द जीओसी इज द रिएजेंट्स। रिएजेंट्स वो स्पीशीज है जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर आकर अटैक करती है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलती है। जैसे सिंपल अगर हम लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं और बदल जाता है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेसिक नेचर इसका एल्कीन का चेंज नहीं हुआ, कार्बन बॉन्डेड विद द कार्बन ऐसे का ऐसे ही रहा, हाइड्रोजन इस पर आकर अटैच हो गया। तो जिस पर रिएक्शन कैरीड आउट होती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो आकर ऐड हो गया वो हो गया अटैकिंग रिएजेंट। और ये फाइनली बन गया प्रोडक्ट। यहां पर हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ये रिएक्शन तो जिन लोगों ने एल्केन पढ़ लिया उन्होंने कर लिया होगा। निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट की, रिएजेंट्स की। ये प्राइमरली अगर हम देखें तो तीन टाइप में हम लिख लेते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल और तीसरा है एम्बीफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड द एम्बीफाइल। इलेक्ट्रोफाइल that is electron loving। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो स्पीशीज होंगे जिनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की जगह है, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन को लविंग करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला वो स्पीशीज होगा जिस पर ऑक्टेट पूरा ना हो या जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की का स्पेस रखता हो। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पेस रखता हो या टेंडेंसी रखता हो, उन्हीं सभी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे दो स्पीशीज जो हमने अभी तक पढ़ी, एक पढ़ा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन वो स्पीशीज है जिस पर चार्ज है पॉजिटिव, और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6। और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, 8 हो सकते हैं ना टोटल। तो ये इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर सकता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा कर सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये भी क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। कोई अगर आप प्रोटॉन ले लें, इस पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये तो है कुछ चार्ज। जैसे अगर हम लिख दें सोडियम आयन या अमोनियम आयन,
तो इन पर चार्ज पॉजिटिव है जरूर, ये H3O प्लस, बट इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जितनी भी मेटल होती है वो भी स्पेशली एल्कली मेटल, उन सभी की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव में रहना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उनको अगर आप इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे तो भी उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो अगर सोडियम आयन है हमारे पास, इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये सोडियम एटम में नहीं बदलता, रादर रिमेन इन दिस फॉर्म। तो ये एल्कली मेटल का कोई आयन ले लें या सोडियम आयन जैसा कुछ लें, तो ये पॉजिटिव चार्ज जरूर है बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यहां पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहां पॉजिटिव है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। रीजन, ये मेटल नहीं है लेकिन ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? अच्छा बताओ, नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4। और अमोनियम आयन में टोटल बना कितने रखे हैं? 4। और चार्ज है पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की जगह नहीं है, तो चार्ज पॉजिटिव जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। समझ आ रहा है बच्चों पॉइंट? वन एस टू, 2s2, 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ आ गया? सेम H3O प्लस, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी? बोलो बच्चों। 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और ऑक्सीजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है? ये मैंने आपको रेजोनेंस में बता दिया था। बोलो। 4 कैपेसिटी नहीं है, 3 है, और इसने वही बॉन्ड बना रखे हैं 3। आप पढ़ते नहीं हो। और 3 बॉन्ड बनाए हैं, आगे बॉन्ड नहीं बना सकता ये। इसका मतलब है कि ये भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ ऐसा ब्लाइंडली देखकर नहीं कि जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां वो इलेक्ट्रोफाइल बना दो। H पॉजिटिव इज डिफरेंट एंड H3O पॉजिटिव इज डिफरेंट। यहां पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है बेटा, और यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। इस हाइड्रोजन ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन ऑलरेडी ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? 3। तो हम लिखते जरूर है कि इट इज ऑफ सेम टाइप, लेकिन अब हम बात करें स्पेसिफिकली H प्लस और H3O प्लस की, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं। विच इज एबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन? द H प्लस, नॉट द ऑक्सीजन प्लस, राइट? क्या बेटा? क्या बोल रहे? ओके जी, ये वाला, ये है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। ये 2s, ये 2p, ठीक है। इससे पहले 1s भी लिख देते, चलिए ठीक है। अब तो बेटा नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें d ऑर्बिटल तो नहीं होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 3। तो ये बॉन्डिंग में आ गया, ये बॉन्डिंग में आ गया, ये भी बॉन्डिंग में आ गया, लेकिन कितने बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने अपने साथ? तो ये वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे नहीं, फिर फोर्थ बॉन्ड कैसे बनेगा? उसके बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या बनाओगे? बोलो। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए बेटा वैलेंस शेल में?
कितने बॉन्ड बन सकते हैं अब? और ये तो इनर शेल है, इसका तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। अगला इलेक्ट्रॉन अगर मैं प्रोवाइड करूं भी तो भी इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की जगह नहीं है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ जी बेटा, हाँ तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना उसने। बेटा उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास पूरे तो काउंट नहीं होते ना। ठीक है, देखो आपको मैं समझाता हूं। और ये नाइट्रोजन है, ये 2 और ये 3 और ये 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसके अपने? 7। 2p में 3 और 2s में 2, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब जरा काउंट करना बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके? 1 2 3 4। तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज तो नहीं आता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो कितने शेयरिंग में चले गए इलेक्ट्रॉन अब? और ऑलरेडी चार्ज किया था यहां पर। क्लियर है? और बच्चों और जो पॉसिबल हो सकते हैं वो भी हम यहां लिखते हैं। ये सब नोट कर लिया आपने? जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव या Cl या Br पॉजिटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, R पॉजिटिव, R से मतलब एल्काइल ग्रुप है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, ये सभी के सभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने का स्पेस भी है। आई एम रिपीटिंग, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने का स्पेस भी है। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपने पी ब्लॉक में पढ़ लिया होगा, बोरोन के ट्राई हैलाइड्स, बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन जिसको बोलते हैं। बोरोन के पास एक खाली 2p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, और इस एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एकोमोडेट कर सकता है। अभी देखो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और इस खाली ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एकोमोडेशन कर सकता है। समझ आ रहा है इतना? लेकिन यही नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव था बट स्पेस नहीं था, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है या कुछ न्यूट्रल या फ्री रेडिकल, ये सभी के सभी किस कैटेगरी में रखे जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखें तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फर से 3 ऑक्सीजन
अटैच हो गए, सभी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ चला जाना चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन पर। तो सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और अगर सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। इसी में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल है। देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे? वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सके। इट इज प्राइमरली पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी न्यूट्रल बट नॉट एट ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। समझ आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? कोई डाउट तो नहीं है? तो पॉजिटिव चार्ज देखकर आप ब्लाइंडली ये नहीं कहिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही। उसमें हमने कुछ आपको बता दिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं करते। उसमें मेटल आयन हो सकता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। एक और लिख लीजिए, कार्बीन CH2। नोटेड बच्चों? ओके, रब कर देते हैं। सेकंड आएगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का लिटरली मीनिंग तो होता है न्यूक्लियस लविंग। अब यहां न्यूक्लियस लविंग से मतलब है न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाएगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाने का मतलब है कि उस स्पीशीज पर या तो लोन पेयर होंगे डोनेट करने के लिए या नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द नेगेटिवली चार्ज और विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विच कैन बी डोनेटेड। लोन पेयर है लेकिन डोनेट नहीं कर रहा है, तब भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में अगर हम देखें तो कार्बन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एमाइड आयन, हैलाइड एक्स नेगेटिव, हाइड्राइड, एक्स नेगेटिव इज द हाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट आयन, एल्कोक्साइड आयन,
beside these negatively charged, certain are neutral one. न्यूट्रल वन में स्पेसिफिकली वाटर के लोन पेयर, अल्कोहल के लोन पेयर, ईथर के लोन पेयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमीन और अमोनिया। ये सभी के सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। दे ऑल कैन डोनेट द लोन पेयर। ये नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे ही आई जैसे कुछ भी। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास, या जितने भी लोन पेयर वाले हैं जो डोनेट किए जा सके, उन सभी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब द अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो नेचुरली किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। या जिनके पास लोन पेयर है, जैसे अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लें, वाटर मॉलिक्यूल है और H प्लस है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो डोनेट करने वाला पार्ट हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, और अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं? ये हुआ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये सब इंटरमीडिएट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन के टाइप को गवर्न करेंगे। रिएक्शन के नाम अकॉर्डिंगली होंगे, जो पहले जाएगा या जिसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। लिख लिया बच्चों? और तीसरा पार्ट है एमबी फाइल। एमबी फाइल का मतलब विच कैन एक्ट एज ईदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसमें दो तीन पार्ट ही आते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान से देखो इधर। अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अगर किसी स्पीशीज में प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा तो इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और अगर किसी स्पीशीज में लोन पेयर चले जाएंगे तो इतने स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। मतलब यह हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, में एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर दोनों की तरह एक्ट करेगा तब हम उसको क्या कहेंगे? एम्बीफाइल। अगर आपसे प्रिसाइजली पूछा जाए तो प्रिसाइजली ये न्यूक्लियोफाइल है। ज्यादा रिएक्शंस इसकी न्यूक्लियोफिलिक मिलती है इलेक्ट्रोफिलिक से। मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ स्पीशीज ऐसी है जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की तरह बिहेव करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एम्बीफाइल। जैसे आप पढ़ते हो ना बायो वाले, एम्फीबिया मतलब विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ लिविंग लैंड एंड द क्या वो वाटर में। तो ये भी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन प्राइमरली ये किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। लोन पेयर डोनेट किए, न्यूक्लियोफाइल। प्रोटॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रोफाइल। देयरफॉर एक्टिंग एज एम्बीफाइल। समझ आ रहा है बच्चों? अब इस जैसा ही एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास, अल्कोहल। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। लेकिन ये भी प्राइमरली न्यूक्लियोफाइल है। अमीन या अमोनिया, ये भी एम्बीफाइल है, बट प्राइमरली इट इज
न्यूक्लियोफाइल। एम्बीफाइल ऑप्शन नहीं है, तब आप इनको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल। रब करते बच्चों। तो अभी तक हमने बेटा टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ा, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट हमने 3 टाइप पढ़ लिए, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, राइट। और तीसरा पार्ट हमने कवर किया बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीफाइल। अभी ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चंस रहते हैं, इनकी फिर एप्लीकेशन पार्ट आएगा। अभी तीसरा टाइप, सॉरी फोर्थ टाइप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, फोर्थ टाइप पर आइए। ये इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव। बच्चों बातें ना करो। देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पर एप्लीकेबल होगा, या आप लिख सकते हैं ऑपरेट ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। Operate on bonded electron. It is the partial shift of electron from one atom to another. Therefore, create partial positive and partial negative charge. It is a permanent effect. Do not require any attacking reagent to operate. इसको कराने के लिए किसी अटैकिंग रिएजेंट को की जरूरत नहीं है। It is of 2 types, पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड द माइनस आई इफेक्ट। और डिटेल में डिस्कस करते हैं तो इसकी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, इसको समझेंगे भी।
लिख लिया बच्चों इतना? बच्चों नोट किया है नहीं? अब देखो हमारे पास कोई एक कार्बन एटम है, इसके पास ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब समझ लो यहां पर हमने इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया, कितना है यहां पर चार्ज। फिर क्या किया, इस H को हटाकर हमने कोई एक दूसरा ग्रुप या आइटम लगा दिया W, और फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डेंसिटी को कैलकुलेट किया। अगर सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डेंसिटी पहले से इंक्रीज हो गई, समझो इसको, अगर W ग्रुप लगाने के बाद उसी कार्बन पर बाकी R सेम है, बाकी R में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ H को हटाकर W लगा दिया, और W लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी फिर से सेम कार्बन पर कैलकुलेट की। अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी इस कार्बन पर प्रीवियस केस के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली इस W ने इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ पुश कर दिया होगा? कार्बन की तरफ पुश किया होगा। तो अगर ये W ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है किसी दूसरे सेंटर की तरफ, तो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इस W को या इस W के इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। बच्चों समझ आ रहा है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है सारा कुछ। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके गुड। और अगर हम, हाँ जी बेटा, दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? बेटा इलेक्ट्रॉन पुश किया है तब चार्ज की डेंसिटी बढ़ी है। बेटा ध्यान नहीं है ना तेरा यहां, ये तो नेचर ऑफ W है। नहीं नहीं, देखो यहां पर जैसे हमने H की जगह सपोज CH3 लगाया होता मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप का नेचर है ये कि ये हमेशा अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर पुश करता है, दूसरे सेंटर की तरफ लेकर जाता है। तो मिथाइल लगाने से इसने इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश किया, मतलब अपने से दूर दिया, तो कहां तक पहुंचेगा? कार्बन तक। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये और ये, तो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है इधर से इधर धक्का देना, मतलब अपने से दूर भगाना। तो क्या पुश, ये एक नेचर है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे? तो ये नेचर है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन क्यों ऐसा, दैट इज द नेचर। हम नेचर पढ़ रहे हैं यहां पर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन? दैट इज द नेचर टू लूज द इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, और सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, लेकिन हाइड्रोजन की लूज करने की टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी किसकी है? मेटल की। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री का एक जो प्राइमरी पार्ट है, नेचर हम पढ़ रहे हैं यहां पर ग्रुप्स के। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में नेचर पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब का, तो यहां पर भी ये नेचर है इसका। अल्काइल ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देना, पुश करना। ठीक है। और अगर आपने यहां पर कोई और ग्रुप लगा दिया Y, और फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज की डेंसिटी को कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, और इस बार इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहां पर पहले से कम रह गई,
तो क्या कंक्लूड करें कि H के कंपैरिजन में Y ने क्या किया होगा, अपनी तरफ नेचुरली पुल किया होगा। और कोई भी ग्रुप या एटम अपनी तरफ पुल करता है तो उसके रेस्पेक्ट में नेचर या इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है। और ये कंपैरेटिव स्टडी है विद रेफरेंस टू व्हाट, किसके रेफरेंस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन हटाकर हमने W लगाया तब देखा, हाइड्रोजन हटाकर हमने Y लगाया तब देखा। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई ग्रुप या कोई एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर पुश करता है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद अगर आपने R तो नहीं चेंज किया, R वैसे के वैसे ही है तीनों में, H लगाकर पहले इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट, फिर कोई ग्रुप ले दिया आपको और कैलकुलेट करने को कहा, तो R का अपना नेचर तो पहले की तरह रहा होगा। फिर भी इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली ये W की वजह से बढ़ा होगा। और बढ़ने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन इधर पुश किया होगा, कम होने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया होगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड पर ही ऑपरेट होता है। इतना नोट करो, फिर आगे सिखाते हैं। नोट किया बच्चों? रब कर दे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, बातें नहीं करो। अगर हमारे पास कोई एक एक्स एटम लगा है, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, और सपोज एक्स ने अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, तो चार्ज इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि कार्बन ने के अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसकी तरफ? बोलो, किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? एक्स की तरफ शिफ्ट होने से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थोड़ी सी। अगर ये डेफिशिएंसी है तो ये अपने बराबर वाले कार्बन से पुल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहां पर भी थोड़ी डेफिशिएंसी आ जाती है। इस पर कुछ डेफिशिएंसी है तो ये इधर से शिफ्ट करता है, इस पर भी आ जाती है डेफिशिएंसी। और ये थ्योरेटिकली तो जितनी लंबी चेन होगी वहां तक एक्सटेंड करती चली जाएगी। तो इट ऑपरेट ऑन द सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डू नॉट रिक्वायर एनी अटैकिंग रिएजेंट। बट थ्योरेटिकली हम इसको सेकेंड या थर्ड कार्बन के बाद नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑपरेट तो ये होगा थ्योरेटिकली, इससे आगे कार्बन हो तो भी चलता चला जाना चाहिए, बट उसका इफेक्ट इतना वीक हो जाता है कि सेकेंड या थर्ड कार्बन के बाद हम उसको निल कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या वीक होगा? इलेक्ट्रॉन इंजन ये है पुल करने के लिए,
इस पर कुछ डेफिशिएंसी हुई, तो कर तो रहा है इधर से इधर, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है, मतलब और पार्शियल एक है, पार्शियल और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, पार्शियल चार्ज कम होता चला जा रहा है। ये इंक्रीजिंग साइन नहीं लगा रहे हम, ये पुल करने का साइन लगा रहे हैं, ये वाले सी पर, ये इधर से इधर खींच लेगा। हाँ, तो पुल तो कर रहा है इधर से इधर, बिल्कुल, ये इधर से इधर खींचेगा, ये इधर से इधर खींचेगा, लेकिन ड्राइविंग फोर्स एक्स है। अगर एक्स ना होता तो ये ऑपरेट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ है वो एक्स और सी के बीच में हुआ है। एक्स और सी के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो नेक्स्ट सी और सी के बीच में शिफ्ट कम होगा। अगर हम प्लस आई इफेक्ट को कैलकुलेट करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ओ नेगेटिव का होगा, ओ नेगेटिव का जो बॉन्डेड होगा। इसके बाद प्लस आई इफेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव का आता है। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट टर्शरी अल्काइल ग्रुप का होगा। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट सेकेंडरी का होगा। उसके बाद प्राइमरी का, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का होगा। ये प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नेगेटिव का, फिर कार्बोक्सिलेट आयन का, फिर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का, फिर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, और लास्ट में मिथाइल अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। आपका ये टाइम है क्लास आने का? क्या नहीं समझ आया मुझे, क्या बोल रहे हो आप? टाइम नहीं पता था? टाइम तो क्लास में, लास्ट क्लास में बोला था, सभी को मालूम था, आपको क्यों नहीं मालूम? अब बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। सेकंड आएगा माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NF3 पॉजिटिव ग्रुप का होता है। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि दिस वी कॉल इट एज अ नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करके बताते हैं हम, ठीक है? ये नेचर है। वैसे इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन पर पहले से ही चार्ज किया है, दोनों चार्ज किया है नाइट्रोजन पर पहले ही, और इससे 3-3 फ्लोरीन लगा दिए हमने, तो सभी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये कार्बन से लगा हुआ है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की हो जाएगी, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी को ही हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास NR3 पॉजिटिव, उसके बाद आ जाता है हमारे पास SR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, देन आफ्टर NO2, देन आफ्टर NH3 पॉजिटिव, उसके बाद बातें ना करो, नोट करना शुरू करो बच्चों आप लोग भी। हाँ बता रहा हूं। फिर साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, देन आफ्टर एसिड, उसके बाद आ जाता है यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन आफ्टर एस्टर, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, फिर लिखते हैं आगे। एल्काइन, फिनाइल, एल्कीन, हाइड्रोजन। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। क्या पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। कुछ जो आपको आपके लिए जरूरी नहीं थे वो रब्बी हमने इसमें लिखे भी नहीं है। हाँ ये कम है थोड़े से, कुछ इसमें से गायब है यहां से। नहीं जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत है हमें। नोट कर लिया बच्चों आप सबने? हाँ जी माइनस, पहली बात तो माइनस नहीं है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कीटोनिक ग्रुप है, यही वाला पूछ रहे थे आप। ये जितने भी ऐसे लगाए ये सब
बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी जगह। बाईसाइक्लो कंपाउंड जहां पर दो रिंग कॉमन कार्बन से अटैच होती है उसको बाईसाइक्लो कहते हैं, और अगर एक कॉमन कार्बन हो तो इसको स्पाइरो बोलते हैं। क्या पूछना है बेटा इस बारे में, इसके बारे में? हाँ मैं करवा दूं। टाइम कब है बेटा? बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये दोनों की नॉमेनक्लेचर होती है। और मैं बता देता हूं, इसमें एक रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर भी होती है। तीन चार टाइप की नॉमेनक्लेचर हमने छोड़ी हुई है। इतना सब छोड़ करने के बाद भी हमारा सिलेबस नहीं हो रहा। सिलेबस बहुत ज्यादा है। नोट कर लिया आप सबने? ब्रेक क्या? आप तो दूसरी क्लास होगी, अगर होगी तो। नोट कर लिया आप सबने? नहीं नोट नहीं किया? नोट करो पहले, फिर बात करते हैं आगे। चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एप्लीकेशन पार्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, वेलकम। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी है गुड मॉर्निंग ही, अभी तो ऑन करो।